Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम बैक टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो हमारा डिस्कशन जो है वो लाइट पे चल रहा था और मैंने लाइट में कुछ टॉपिक्स को कवर कर दिया था। हमने रिफ्लेक्शन को देख रखा है, उसमें हमने मिरर को देखा, रे डायग्राम्स को देखे और भी कई चीज़ों को मैंने आपको बताया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन को। तो जैसा कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बोल रखा है कि अगर आपने एक बार इस चैनल पे लाइट चैप्टर या किसी भी चैप्टर को फिजिक्स के आपने एक बार अगर उनके वीडियो लेक्चर्स को देख लिया तो आपको फिर कभी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आज रिफ्रैक्शन को कुछ उसी तरह देखते हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले समझिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या बोला गया है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स ओब्लिकली फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट बेंट, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो एयर है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये एयर है और यहाँ मान लेता हूँ वाटर है। वैसे यहाँ वाटर बोला नहीं गया है, मैं मान लेता हूँ ये वाटर है। तो जहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक बार एयर में दौड़ना है एक बार वाटर में दौड़ना है तो आपकी स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर मेरी स्पीड एयर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जिस तो ठीक उसी तरह लाइट की स्पीड भी एयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए एयर को बोलते हैं हम लोग रेयरर मीडियम। वैसे एयर को रेयरर मीडियम नहीं बोलते हैं, जिस भी मीडियम में, दो मीडियम को जब हम कंपेयर करेंगे तो जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसे कहेंगे रेयरर मीडियम और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसे कहेंगे डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर एयर और वाटर में हमें साफ साफ दिख रहा है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा कहाँ है, एयर में है, तो एयर को कहेंगे रेयरर मीडियम और बाकी को कहेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, तो चलिए, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से चल के डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, मतलब एयर से वाटर में जाती है, तो लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ में सीधा, मगर वो थोड़ी सी बैंड हो गई। किधर बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी वो बैंड हो गई। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और ठीक इसके ऑपोजिट लाइट जब डेंसर से चल के रेयरर की ओर जाएगी, डेंसर से चलते हुए लाइट रेयरर की ओर जाएगी, तो वो नॉर्मल, उसको जाना चाहिए था सीधा, मगर वो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर चली गई, मतलब नॉर्मल से थोड़ा अवे चली गई। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट टू ए रेयरर मीडियम इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या होगा, ये नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाएगी। तो ये पूरी पूरी कहानी है किसकी, रिफ्रैक्शन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और चीज़ों को और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझा दूँ कि रिफ्लेक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स समझने हैं और याद रखने हैं। जो पॉइंट्स आपने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में देख रखा है, मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ये जो रेड लाइट मैंने बनाया, ये क्या है, ये है, ये जो नीचे वाला है वो क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको मैं नाम दे दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है ये है नॉर्मल। और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन को, लाइट को यहाँ पर डालूँ तो आने वाली लाइट रेज को हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। और इसको जाना चाहिए था सीधा, मगर मैं इसको रेयर मानता हूँ, इसको डेंसर मानता हूँ, तो ये लाइट टुवर्ड नॉर्मल चली आएगी जैसे कि हमने अभी अभी देखा। और इस आने वाली रेस को मैं कहूँगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अच्छा नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ अगर मैं बात करूँ इंसिडेंस एंगल का, इंसिडेंस रे का एंगल, तो इसको बोलेंगे आई, और इस आई को हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और इसे कहेंगे हम आर, इसे कहते हैं आर। आर को क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। अच्छा ये थोड़ा सा जो चला गया, ये डेविएट हो गया, इसको कहेंगे डेल। और डेल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ
डेविएशन। तो ये कुछ बातें थी, आसान आसान बातें जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे काम में आएगा थ्रू आउट द लेक्चर में। चलिए अब चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं। क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट गुजरेगी तो लाइट का कैसा बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा वो समझते हैं हम। चलिए क्या बोला गया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट बेंड twice at air glass interface and the glass air interface। बिल्कुल सही है। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंस रे एंड इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस। मतलब सिंपली क्या बोला गया यहाँ पर, इस डायग्राम को आप देख के समझिए। देखिए मान लीजिए ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ मैं बोलूँगा एयर है। इसके अंदर क्या है, ग्लास है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, एयर है। अब एयर और ग्लास में अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एयर और ग्लास में कौन रेयर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है, तो आप बड़े ही आसानी से कह देंगे कि एज़ कम्पेयर टू ग्लास एयर इज़ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज़ डेंसर मीडियम। सो ये नॉर्मल को मैंने कंसिडर किया यहाँ पर। तो देखिए नॉर्मल से जब हो करके रे इस पे इंसिडेंस करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो इसको जाना चाहिए सीधा, इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था इस तरह से। मगर ये रेयरर से डेंसर में जाने की वजह से थोड़ी सी बैंड हो गई, कहाँ, टुवर्ड द नॉर्मल। और इस रे को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये भी मैंने आपको ऊपर बता रखा है। और नॉर्मल के साथ इस एंगल को कहेंगे आर, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस एंगल को डेल्टा से कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये रे आके यहाँ पर गिरी। अब ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम। अब इंटरफेस चेंज हो गया क्योंकि लाइट को अब कहाँ जाना है, लाइट को अब ग्लास से एयर में जाना है। तो ये इसे जाना चाहिए था कहाँ, सीधा। मगर ये सीधा नहीं जा करके अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई और ये यहाँ चली आई। तो अब ये जो एंगल है ये कहेगा इंसिडेंस एंगल और ये कहेगा रिफ्रैक्टेड एंगल। अब बोलना चाह रहे हैं ये लोग कि जो नॉर्मल ये थे, मतलब जो नॉर्मल लाइट को आना चाहिए था और जो एक्चुअल लाइट आया है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा शिफ्ट भी हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग शिफ्ट भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बात था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने समझा था, बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपने अभी तक लाइट के पार्ट 1 लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में लाइट के पार्ट 1 को जरूर देखिए, फिर आप पार्ट 2 में आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप चाहे तो पहले पार्ट 2 को भी देख सकते हैं क्योंकि मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ इसलिए। चलिए अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंसिडेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ए पॉइंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये सभी कहाँ होंगी, सेम प्लेन पे होंगी। फिर क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब क्या कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आप आई मैंने ऊपर दिखाया आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर, इन दोनों का साइन के साथ मल्टीप्लाई करके अगर रेशियो लो तो ये एक कांस्टेंट आता है। ये क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। और ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है। अब यहाँ पर हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो आप क्या करेंगे। अगर मैं बोलूँगा आपसे, मैं यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ दूँ कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हमेशा याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको ऐसे लिखते हैं म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है। तो मैंने क्या पूछा आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप क्या कहेंगे कि इसके निकालने का तरीका है स्पीड ऑफ
लाइट इन एयर, क्योंकि ऊपर में एयर है इसलिए मैंने यहाँ पर एयर लिया, और नीचे होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर एयर में होता है वो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मैंने इसे यहाँ बैठा दिया। और स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ बैठा दिया। अब आप देख पाओगे कि मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और 3/2 जो कि होता है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.5। क्या होगा यूनिट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ए यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकेंड नीचे भी मीटर पर सेकेंड दोनों कट गए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट लेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहा गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने क्या निकाला, 1.5। अब आपको चीज़ें और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको एक बार इसे समझा दिया है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, समझिए बातों को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम। इस मीडियम को मैंने वाटर ले लिया था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर n से डिनोट किया गया है, मैं म्यू से डिनोट करता हूँ, बात एक है। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आपको नहीं चाहिए, मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, वाटर के एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझा दिया है। अब आपका क्या मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने हैं, वो आप खुद से ढूंढेंगे तो आपको 2-4 बातें और भी पता चलेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते जाएगा। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो मैंने बता दिया है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन बताना है, आपको नहीं केरोसिन नहीं पूछा जाता, डायमंड पूछा जाता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा जाता है। इन चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करना है। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, अब हम पढ़ेंगे लेंस। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में मिरर को पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, लेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस। द स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द 2 स्फेरिकल सरफेस ऑन वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। एक स्फेरिकल हो सकते हैं और 2 भी स्फेरिकल हो सकते हैं। तो स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं, तो स्फेरिकल लेंस 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में ये समझा देता हूँ कि स्फेरिकल लेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्फेरिकल लेंस 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक को बोला जाता है कॉनकेव या बाई कॉनकेव बोल सकते हैं, कॉनकेव, और एक को बोला जाता है कॉनवेक्स। आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कि कैसा होता है कॉनकेव। तो ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। देखिए अब चीज़ों के यहाँ मैं समझाता हूँ क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ थिकर एट द मिडिल। कॉन्वेक्स लेंस मिडिल पे थिकर होता है और थिनर होता है एट द एज पे। रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस मीट एट ए पॉइंट, और ये कन्वर्जिंग लेंस प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि ये जो लेंस होता है ये मिडिल में मोटा होता है, मिडिल में मोटा, थिकर एट द मिडिल, और साइड में कोने पे पतला होता है। कोने में कैसा होगा, कोने पे पतला होता है। ठीक है, और इस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस मानिए। अब अगर आप कोई भी रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजारते हो, ये रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा इस बात को, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेम एज जो कॉनकेव लेंस है वो मिडिल में थिनर होता है और एज पे मोटा होता है, थिकर होता है। तो इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। अब इसे अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान लूँ तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पहले लाएंगे उनको ये डाइवर्ज कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये डाइवर्ज कर देते हैं, और ये कभी हमें मिलता हुआ दिखेंगे नहीं। अगर मैं इसे उल्टा एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर एज्यूम होगा कि ये रे यहाँ पर आकर के मिलता, तो जहाँ पर ये मिलता हुआ हमें अपेयर होगा उसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। और एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि लेंस के बीचों बीच वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से
ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। याद रखिएगा इसे, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो मैंने आपको कई कॉन्सेप्ट को यहाँ समझा दिया। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोला, थिनर द मिडिल एंड द थिकर दैट एच पी होता है। पैरेलल लाइट को वो क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, और ये अपेयर टू कम एट अ पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस पे ये मिलता हुआ हमें दिखेगा। चलिए चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया, आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते लेक्चर में क्या बोला गया है। देखिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रे डायग्राम को भी समझा दूंगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया है। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपको ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस का जो बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट है, बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट, उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लेंस बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। अब इन दोनों स्फीयर में से मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो जा, चलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसे ज़रा मिटा लेता हूँ, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप इस बात को समझिए। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से मिटा दिया, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये लेंस कैसे बना। ये लेंस दो स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट है। समझ पा रहे हैं आप कि ये लेंस क्या है, तो ये लेंस दो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। तो पक्का इस स्फेरिकल ग्लास का एक सेंटर होगा, एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है, मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखा है। कहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखा है, हमारे मिरर वाले चैप्टर में। इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ तो ये लगभग रेडियस ही तो हुआ, ये लगभग रेडियस ही हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर स्फीयर में होगा तो रेडियस, और अगर लेंस में होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चीज़ आसान है। अब अगर मैं एक लाइन को यहाँ से गुजार दूँ, अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन को गुजार दूँ तो ये क्या होगा, देखिए समझिए बात को। अगर मैं यहाँ से एक सीधा लाइन को गुजार दूँ तो इस लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लेंस की ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एपर्चर। एपर्चर। तो मैंने सभी टर्म्स को, लेंस से रिलेटेड सभी टर्म को समझा दिया है। इसे मैंने और भी डिटेल में समझाया है हमारे रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में। चूँकि मैंने वहाँ पर डिटेल में समझा दिया, यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा कम समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सेम बातें हैं, इसको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ कम टाइम में भी करना है और अच्छे से करना है, तो उसको भी मैं ध्यान में रखता हूँ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर लेंस से, वो समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये कुछ नियम है। क्या नियम है कि मान लीजिए ये जो लेंस है, इसका काम क्या है, रेज को बैंड कर देना, कन्वर्ज कर देना। तो अगर कोई रे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आकर के लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, लेंस पे आके गिरेगी, तो वो दूसरे तरफ फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये भी एक फोकस है, ये भी एक फोकस है, बस सिर्फ साइड का डिफरेंस और कुछ नहीं। तो सेम एज कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए भी, कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ से गुजरेगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी, मगर हमें लगेगा कि वो फोकस से निकल के आ रही है, ऐसा हमें प्रतीत होगा। चलिए दूसरा, ये देखिए ये जो बातें हैं ना, यहाँ पर यही बातें लिखा हुआ है, तो आपको कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अब चलिए आगे बाकी चीज़ों को भी समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई रे फोकस 1 से होकर के आकर के लेंस पे टकराती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। सेम एज फॉर कॉनकेव लेंस, अगर कोई रे ऐसे आकर के टकराए कि वो मानो फोकस
2 पे आके स्टैक करें तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। बस आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के रखना है कि मैं ये 4 कॉन्सेप्ट्स क्यों समझा रहा हूँ आपको। अगर कोई रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आके मारती है तो वो डायरेक्ट चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। सेम एज अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर में मारती है तो सीधी चली जाएगी। अब इससे मिला करके हमें कई सारे इमेजेस बनाने हैं और सभी को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप समझ से चलिए। मान लीजिए क्या बोला गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म एट द फोकस टू। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से बताते हैं, पहले ही मैंने आपको बता रखा है, और इमेज को वी से। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से आने वाली जो रेज है वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आके के लेंस पे आके टकराती है रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सभी फोकस से होकर गुजरना चाहती है। तो जहाँ पर सभी रे मिलेंगे वहाँ बनेगा इमेज। तो सभी रे कहाँ पे मिली, सभी रे मिली फोकस 2 पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, फोकस 2 पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट तो बहुत लंबा है मगर इमेज आपको बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाईली डिमिनिश, क्योंकि इमेज बहुत ही छोटा है। और रियल में आप इस इमेज को ऑब्टेन कर पाओगे, इसे इसे आप वाइट स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये रियल इमेज है और उल्टा होगा, इसलिए इन्वर्टेड है। कैसे इन्वर्टेड है ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। सेकेंड केस है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड कहीं खड़ा है। तो फर्स्ट रे पैरेलल आएगी, जो रे पैरेलल आएगी वो आकर के लेंस पे टकराएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी, क्योंकि हमने देख रखा है कि पैरेलल आने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी जो रे है वो आएगी ऑप्टिकल सेंटर से और वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और ये दोनों रे कहाँ मिलेंगे, ये दोनों रे मिलेंगे बिटवीन फोकस 2 और 2f2 के बीच में मिलेंगे। तो जहाँ पर ये रेज मिलेंगी वहाँ बनेगा इमेज। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि इस ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है मगर थोड़ा छोटा है। तो इसको हम लोग हाईली नहीं मगर डिमिनिश कहेंगे। और ये रियल में ऑब्टेन हुआ है तो रियल कहेंगे, और मतलब राइट साइड में होगा तो रियल और लेफ्ट में होगा तो वर्चुअल। इतना आप मान के रखिए बस। और आप देखिए इसका सर जो है वो ऊपर है, आपको दिख रहा है सर ऊपर, इसका सर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नीचे है, इसलिए इसको इन्वर्टेड बोला गया है। थर्ड केस क्या बोला गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एट 2f, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे 2f पे है, द इमेज इज फॉर्म एट 2f2। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे 2f पे, तो फर्स्ट रे पैरेलल, और पैरेलल आने वाली रे फोकस से होकर गुजर जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। तो कहाँ पर मिली ये दोनों रे मिली 2f2 पे, तो यहाँ पर बनेंगे क्या, इमेज। और अगर मैं कहूँ तो इसका साइज और इसका साइज अगर आप कंपेयर करो तो आपको सेम मिलेगा। तो नेचर ऑफ इमेज में होगा सेम साइज, दूसरा रियल, और आपको दिख रहा है कि ये उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड। सिंपल बातें हैं। अगर आपने लाइट में बाकी लेक्चर्स को भी आपने देखा है, लेक्चर 1 को भी देखा है, तो आपको बहुत ही आसानी से ये सभी बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे की ओर आते आते कहाँ चला आया, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे की ओर आते आते फोकस 2 और फोकस के बीच 2f1 और 2f1 के बीच आ गया। फर्स्ट रे हमेशा याद रखिए पैरेलल, जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी चली जाती है। तो अब ये कहाँ पर मिली दोनों रे, ये दोनों रे बियॉन्ड 2f, ये 2f के बाद मिली। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, इमेज बना बियॉन्ड 2f। कैसा बना देखिए, इसके साइज से इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है तो इसको कहेंगे इनलार्ज। रियल कहेंगे क्योंकि राइट साइड में है, और देखिए सर नीचे सर ऊपर तो इन्वर्टेड कहेंगे। अब देखिए धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पे, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। फर्स्ट रे पैरेलल, सेकेंड रे सीधा, तो ये सीधा रे जाने दोनों रे आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो पैरेलल रे कभी मिलेंगे नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जाकर कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। और ये बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, जैसे सन का, मून का। सन मून हमारे अर्थ से काफ़ी दूर है, हम इसे इन्फिनिटी मान सकते हैं, और सन का मून का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, तो हाईली इनलार्ज कहेंगे, रियल और इन्वर्टेड कहेंगे। लास्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस 1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट फोकस 1 पे होगा और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा।
तो इमेज कहाँ बनेगा, देखिए जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो फर्स्ट रे पैरेलल चला गया फोकस से, दूसरा रे सीधा सीधा चला गया, कहीं मिलेगा नहीं। तो हम इसे अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे तो ये यहाँ हमें मिलता हुआ अपेयर होगा, एक्चुअल में नहीं मिलेगा, ये एक इमेजिनरी है एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो हमें ये कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा सेम साइड ऑफ द लेंस, जिधर में ऑब्जेक्ट है उधर में ही मिलेगा। ये थोड़ा इनलार्ज है, देखिए हाईली नहीं है मगर इनलार्ज है, और ये लेफ्ट में बना है तो इसे मैं वर्चुअल कहूँगा, और इसे हम वाइट स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे। और देखिए इसका सर भी ऊपर, इसका सर भी ऊपर, इसलिए इसे हम इरेक्ट कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी कॉन्सेप्ट्स रे डायग्राम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब हमें सिर्फ 2 इमेजेस देखने हैं जो कि कॉनकेव लेंस के द्वारा बनता है। अभी हमने जो 6 इमेजेस देखे वो किससे बन रहा था, तो वो बन रहा था कॉन्वेक्स लेंस से। तो अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो सभी रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने वाली रे कभी भी मीट नहीं करती है, वो सभी इस लेंस से टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, और हमें एज्यूम करना होगा कि ये यहाँ से कहीं से आ रही है। तो जहाँ पे हमें ये लगेगा मिलता हुआ दिखेगा उस जगह पे बनेगा इमेज। तो ये हमें कहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, तो हमें ये फोकस पे मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि फोकस पे बना इमेज। कहाँ पे बना, सेम साइड ऑफ द लेंस पे, हाँ बिल्कुल, जिधर में ऑब्जेक्ट है उधर में ही बना। और हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बना देखिए, और वर्चुअल बना, क्योंकि मैंने बताया था इस साइड बनेगा था वर्चुअल, और ये इरेक्ट बना होगा। इसका भी मैं प्रूफ अभी दिखाया था आपको इरेक्ट कैसे बना होगा। अब एक लास्ट कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कहीं भी है, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस वन, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेम साइड। फर्स्ट रे पैरेलल चला गया, फोकस पे इसको ले आऊँगा, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर पे, दोनों रे कहाँ मिले, यहाँ पर। तो वो कहाँ पर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा। और ये इसका सर ऊपर होगा, इसका भी सर ऊपर, तो इसको कहेंगे इरेक्ट। क्या कहेंगे इसको, इरेक्ट। और ये वर्चुअल होगा और थोड़ा सा छोटा बना, इसलिए कहेंगे डिमिनिस्ड। तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स 6 और 2 8 मैंने इमेजेस आपको दिखा दिए। अब साइन कन्वेंशन को यहाँ से पढ़ना नहीं होता है, मैंने आपको बता रखा है कहाँ से पढ़ना होता है। मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ कि साइन कन्वेंशन आप कहाँ से पढ़ेंगे। मान लीजिए ये एक लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेफ्ट वाले को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। राइट वाले को हम कहेंगे पॉजिटिव। ऊपर वाले को कहेंगे पॉजिटिव, ऊपर वालों को कहेंगे पॉजिटिव, नीचे वालों को कहेंगे नेगेटिव, नीचे वालों को कहेंगे नेगेटिव। अब मैं आपसे इससे रिलेटेड ये अगर एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, कि देखिए इस लेंस के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, या इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ बना देता हूँ जूम करके। अगर मैं आपको इसके लिए एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए, ये जो लेंस है, इस लेंस का जो फोकस है वो किधर है। इस लेंस का फोकस तो राइट में है, तो ये फोकस कैसा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट जो इधर रहते थे, ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते थे, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, और इमेज मैक्सिमम राइट में हुआ था, सिर्फ एक इमेज को छोड़ के। तो मैं मैक्सिमम राइट में है तो उसको मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम इमेज जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ, आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो था उसका सर ऊपर की तरफ था और इमेज का नीचे की तरफ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे पॉजिटिव। अगर मैं आपको कहूँ हाइट ऑफ इमेज, तो आप कहोगे नेगेटिव। तो इन बातों को मैंने साइन कन्वेंशन को वहाँ काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, मैंने आपको आसानी से क्लियर कर दिया। अब यही मैं अगर कॉनकेव लेंस के लिए कर दूँ तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये ऐसे चला गया, तो हमें यहाँ आता हुआ ये लगेगा, तो यहाँ पर, तो इसका जो फोकस है वो पीछे है, तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही होता था, तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव। इमेज दोनों का दोनों इधर ही था, तो इमेज भी नेगेटिव। इसका जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और इसका इमेज का हाइट भी ऊपर की तरफ ही था, तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। तो इन 6 बातों को आपको, सॉरी 10 बातों को आपको याद रखना है, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो आपका साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको साइन कन्वेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको वहाँ समझा दिया। और एक बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो, ऑफलाइन में आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब चीज़ों को यहाँ से समझते हैं और क्लियर करते हैं। लेंस फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। अब क्या होता है लेंस फॉर्मूला एक स्फेरिकल मिरर के लिए,
तो मैंने आपको बताया कि ये एक मिरर है, मान लीजिए, सॉरी मिरर बोल रहा हूँ, लेंस है एक, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो u कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ इसका इमेज है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा v, और इसके फोकस को कहते हैं f। तो इनमें क्या रिश्ता है, ये फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है, आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए, बस आपको रिलेशन याद रखना है कि 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से कर भी ले जाओगे। अब एक है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कि कितना मैग्नीफाइड हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर रेशियो निकालेंगे तो उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये हमने मिरर वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि v/u, ये भी मैंने आपको मिरर वाले चैप्टर में पढ़ा रखा था, ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। चलिए लेक्चर और आगे बढ़ते हैं। अब पावर ऑफ लेंस, पावर मतलब कि कौन सा लेंस कितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इमेज को कितना, किसी भी रे को कितना कन्वर्ट कर पाएगा, उसे कहते हैं पावर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक लेंस है, इस पे जो रेज आएंगी वो दूर जा कर के मिलती है, मान लीजिए इतना दूर जाकर मिली वो रेज, और एक ये लेंस है जो मोटा है, और इस पे आने वाली रेज सामने, बहुत ही सामने नज़दीक मिल गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसका पावर ज़्यादा, तो ये दूर मिला रही है तो इसका पावर कम, पावर तो है मगर पावर इज़ लेस, इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो जितने करीब रे को कन्वर्ट कर पाएगी उस लेंस का पावर उतना ज़्यादा होता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और पावर को कैसे निकालते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ जितना कम, देखिए इसका फोकल लेंथ जितना कम उसका पावर उतना ज़्यादा, तो पावर क्या हो गया 1/4 फोकल लेंथ। ऑफ कोर्स फोकल लेंथ जितना कम पावर उतना ज़्यादा, तो 1/4 फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ तो और 100/4 फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो, ठीक है। चलिए, और पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ए डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर 1 मीटर, वही बताना चाह रहा है। पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। मतलब जो आप लोगों से जो भी ग्लास यूज़ करते हैं, चश्मा यूज़ करते हैं, और जिनको चश्मा लग चुका है, अगर आपके चश्मे का नंबर नेगेटिव में है तो आपके चश्मे में कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ है, और अगर आपके चश्मे का नंबर पॉजिटिव में है तो आपके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है। सिंपल बात है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया है। अब हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है उसको ध्यान से समझते और आगे बढ़ते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पावर पे एक क्वेश्चन करा दूं, और इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था उस पर भी एक क्वेश्चन करा दूं। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दूं, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस is 50 centimeter, then find the power of lens। उस लेंस का पावर हमें निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था हमारा 1/4 फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो, और यहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम यूज़ करेंगे 100/4 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। 100 को 100 लिखा मैंने, फोकल लेंथ को 50 लिखा, ये 1/2 हो गया। तो 1/2 मतलब 0.5 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ दैट लेंस, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, थोड़ा मैं शॉर्ट रखना चाह रहा था मगर कॉन्सेप्ट समझाने भी थे। तो डिस्पर्सन के जो टॉपिक्स है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के सभी नोट्स, फिजिक्स के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.